हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र की इत संज्ञाएं। जैसा कि कल की वीडियोज में हमने पढ़ा था संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण के जो मुख्य त्रिमुनि थे उनके बारे में चर्चा करते हुए हमने माहेश्वर सूत्र पर चर्चा की थी। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखें, हमारे प्लेलिस्ट पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए हम पढ़ते हैं इत संज्ञा। इत संज्ञा को इत संज्ञक भी कहा जाता है। सूत्रांत का अर्थ होता है सूत्र का अंत, वही इत संज्ञा कहलाता है। ऐसा मंत्या इत, इसकी एक परिभाषा है संस्कृत में जो दिया गया है, सूत्र का अंत, अर्थात कह सकते हैं कि अंत के योग्य जो है उसी को इत संज्ञा कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसकी एक परिभाषा बना सकते हैं कि प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ड जो होता है वो इत संज्ञा कहलाता है। या कह सकते हैं कि जितने भी हलंत वाले वर्ड होते हैं उन्हें इत संज्ञा कहते हैं, और ये माहेश्वर सूत्र की सीमा निर्धारण करते हैं। ये जो इत संज्ञा होते हैं वो माहेश्वर सूत्र की सीमा का निर्धारण करते हैं और इनकी गिनती वर्णों में नहीं की जाती। मान लीजिए आपको माहेश्वर सूत्र दिया गया है और आपसे इनकी संख्या मान लीजिए अ से लेके क तक पूछा जाए। आगे जब आप प्रत्याहार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आ रहे हैं, तो आप इन ड़ और क को नहीं काउंट करेंगे, बस आप अ ई उ रिल री इनको जोड़ेंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये ड़ को गिनती में नहीं लिया जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी इत संज्ञाएं बताइए जिसकी पुनरावृत्ति की गई, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। तो आप बताएंगे कि ड़। देखिए, ड़ इत संज्ञा ऐसी है जिसका पुनरावृत्ति हुआ है, और आपके प्रश्नों में अधिकतर यूपी टेट सी टेट में भी पूछ सकते हैं, ज़्यादातर इससे प्रश्न बनते हैं इस प्रकार के। और एक और प्रश्न बन सकता है आपका इससे कि कौन से वर्ड है माहेश्वर सूत्र के जिनकी पुनरावृत्ति हुई है, तो ये ह होते हैं। इस संज्ञा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इस प्रकार से कि कितनी इत संज्ञाएं हैं अगर पूछा जाए तो आप 14 बताएंगे। कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने इसकी संख्या 13 बताया है, क्योंकि ये जो ड़ है इसे एक बार ही गिनते हैं। हालांकि ये 2 बार आया है लेकिन इन्हें ये एक बार ही गिनते हैं। जो विद्वान इसे 2 बार गिनते हैं उन्होंने इसकी संख्या 14 बताई है, और आपका सही जवाब 14 ही होगा। आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें 14 दिया रहेगा, अगर 14 नहीं दिया रहता है तब आप 13 लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो जो मूल होता है वो 14 ही होता है। और अगर आप कहें कि ये संज्ञा पढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपको ये जानकारी अवश्य देना चाहूँगी कि आगे जब भी आप प्रत्याहार पढ़ेंगे तो इत संज्ञा अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा आपको। आप ये भी कह सकते हैं कि इनको जाने बिना आप प्रत्याहार नहीं बना सकते हैं आप, क्योंकि प्रत्याहार जब बनाएंगे तो आपको इत संज्ञा की जानकारी होना आवश्यक होगा। तो हमने इत संज्ञा पर चर्चा की है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा इत संज्ञा कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है वो पूछ सकते हैं। आपने इत संज्ञा में क्या क्या देखा कि इत संज्ञा कितने होते हैं, 14 होते हैं। इत संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए कि प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ड जो होता है वो इत संज्ञा कहलाता है। और इसमें प्रश्न कैसे बन, और एक प्रश्न बन सकता है कि स्वर विधायक कितने होते हैं। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्वर विधायक सूत्र कितने होते हैं। अगर स्वर विधायक सूत्रों की संख्या पूछी जाती है तो आप 4 बताएंगे, या फिर प्रश्न दे दिया जाएगा अच विधायक सूत्रों की संख्या तो आप 4 बताएंगे, और अगर हल विधायक सूत्रों की संख्या पूछी जाती है तो आप 10 बताएंगे। लेकिन जब सूत्रों की संख्या पूछी जाएगी तभी 4 और 10 बताएंगे, और अगर वर्डों की संख्या पूछी जाएगी तो आप इसमें 9 बताएंगे। अच विधायक वर्डों की संख्या 9 होगी, और हल विधायक वर्डों की संख्या कितनी होगी, 33 होगी। ये प्रश्न, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि इसे अच क्यों कहते हैं और व्यंजन को हल क्यों कहते हैं, तो सही प्रश्न उठा है, आप जान लीजिए इसको भी। क्योंकि देखिए, आप प्रत्याहार शायद आप पढ़े हो और नहीं पढ़े हो तो भी आपको पढ़ाया जाएगा। जब प्रत्याहार बनाया जाता है तो इसके आगे का लिया जाता है प्रत्याहार, जहाँ से शुरू होता है
वहाँ और अंतिम जहाँ तक आपको प्रत्याहार बनाना है उसका अंतिम वर्ड जो हलंत वाला वर्ड होता है उसको लिया जाता है। उसके अंदर जो भी आते हैं उसके अंतर्गत गिने जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कितने गिने गए? अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो अब देखेंगे कि सभी स्वर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चूंकि इस संज्ञा की गिनती नहीं होती इसलिए ड़, क, ङ और च को गिनती में नहीं लाया गया है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्याहार को रिप्रेजेंट करने के लिए इस संज्ञा को लिखा जाता है। इसी प्रकार व्यंजन में भी है। आप ह से देखेंगे, यहाँ हैवरट से स्टार्ट है हल तक, तो ये जो इसका है आगे का और इसका अंतिम ल है, जो इस संज्ञा है लास्ट वही लिया गया है, इसीलिए इसको हल बनाया गया है। यहाँ से लेके हैवरट से हल तक सारी व्यंजन है, हैवरट से लेकर सारे व्यंजन है, इसलिए इसे हल की संज्ञा में रखा गया है, व्यंजन कहा गया। और यहाँ अयूड़ से लेके औज तक जो भी है सभी स्वर हैं, अर्थात अच को स्वर कहा गया। तो अब देखेंगे कि ये जो अच और हल है ये एक प्रकार से प्रत्याहार के नाम है, जिसे स्वर और व्यंजन का नाम भी कहते हैं। अब आपने इस संज्ञा के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम वर्ड विचार पे चर्चा करेंगे। वर्ड विचार, तो हम कह सकते हैं किसी भी भाषा में एक निश्चित लिपि होती है जिसके माध्यम से हम भाषा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। अगर आप कहते हैं कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो ये भी सही है, ये भी परिभाषा आपकी सही है कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो हम ध्वनि को शुद्ध रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ध्वनियाँ तो कई प्रकार की होती हैं, किन ध्वनियों को हम लिखित रूप दे सकते हैं? तो आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। इसके बारे में हम चर्चा करें तो देखेंगे कि सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि पे चर्चा करेंगे। तो हम सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि देखेंगे। सार्थक ध्वनि क्या होती है, किसे कहते हैं सार्थक ध्वनि? तो कह सकते हैं कि सार्थक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम लिखित रूप दे सकते हैं, अर्थात जिनका कोई निश्चित ध्वनि होता है। और इसका उल्टा है निरर्थक ध्वनि। निरर्थक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका हम कोई भी निश्चित रूप नहीं दे सकते हैं। अर्थात सार्थक ध्वनि का आप कोई अगर उदाहरण देखें तो आप कह सकते हैं अ, ई, उ। इसको आप देखेंगे कि आप लिखित रूप दे सकते हैं, इन ध्वनियों को आप लिखित रूप दे सकते हैं। लेकिन निरर्थक ध्वनि का उदाहरण देखें तो ऐसे अगर हम बजा दें आपके सामने, क्या आप इसकी कोई भी निश्चित ध्वनि समझ पाएंगे? आप कहेंगे नहीं। या फिर कोई स्कूल की घंटी बजती है तो उसकी भी कोई, सभी लोग जो भी सुनते हैं एक प्रकार से नहीं सुनते, आप उसको लिख नहीं सकते, इसीलिए इसे निरर्थक ध्वनि कहा गया है। कह सकते हैं कि किसी ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो वर्ड कहलाता है। अर्थात आप वर्ड को ध्वनि चिन्ह भी कह सकते हैं। वर्ड की एक और परिभाषा बना सकते हैं कि किसी सार्थक पद का वह लघुत्तम रूप जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ड कहलाता है। क्या है? किसी सार्थक पद का वह लघुत्तम रूप जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ड कहलाता है। तो आपने देखा कि भाषा भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना, और इनके दो भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहले मौखिक भाषा आई और इसे उच्चरित भाषा भी कहते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, सार्थक ध्वनि, निरर्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि को हम लिखित रूप दे सकते हैं, निरर्थक ध्वनि को कोई निश्चित रूप नहीं दे सकते हैं। और वर्ड जो होता है उन्हें हम ध्वनि चिन्ह भी कह सकते हैं। और इनकी परिभाषा एक और देखें हम, किसी सार्थक पद का वह लघुत्तम रूप जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ड कहलाता है। अपने वर्ड पे तो विचार कर लिया, माला किसे कहते हैं आप ये भी जानना चाहेंगे तो आपको दैनिक जीवन से जोड़कर बताते हैं कि अगर आपको कोई माला बनाना हो, मोतियों की माला ही बनाना हो अगर, तो आप देखेंगे कि कई प्रकार के जो रंगों के स्टोन होंगे, अलग अलग रंगों के, अलग अलग गुणों के स्टोन होंगे, मोतियाँ होंगी, उनको आप व्यवस्थित करेंगे और सुसज्जित करेंगे। आप एक प्रकार से माला बनाएंगे, जब उसका व्यवस्थित ढंग से कैसे कहाँ किसको लगाना है, इस प्रकार जब आप माला तैयार करेंगे तो वो सुसज्जित हो जाएगा।
उसी प्रकार हम वर्णमाला को भी परिभाषित कर सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक व्यवस्थित सुसज्जित व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या कितनी होती है? 50 होती है। और इनके दो भेद होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। और व्यंजन की संख्या 33 होता है। तो पहले स्वर पर चर्चा कर लेते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर का बहुत ही सरल परिभाषा संस्कृत में दिया गया है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जिनका खुद का राज चलता हो, जो किसी अन्य वर्ण पर आश्रित ना हो। स्वयं राजन्ते, उनका खुद का राज चलता है, वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और इसकी एक और परिभाषा हम कर सकते हैं। इसकी एक और परिभाषा है, स्वरयन्ते स्वतः उच्चार्यन्ते वा ध्वनि विशेषाः इति स्वराः, अर्थात जो ध्वनि विशेष स्वतः उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर का उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से वायु निरंतर निकलती रहती है, आपके मुख से वायु निर्बाध रूप से निकलती रहती है। जैसे आप बोलेंगे तो देखेंगे जब तक आप उसे बोलकर समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक आपके मुख से वायु निकलती रहेगी। इस प्रकार आप इसकी एक परिभाषा बना सकते हैं कि वे स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से निर्बाध रूप से वायु निकलता रहता है, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो अब हम चर्चा करेंगे स्वर पर। स्वर के भेद देखेंगे कि कितने भेद होते हैं स्वर के। स्वर के दो भेद होते हैं, ध्वनि मात्रा काल के आधार पर, और एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पे। और भी अन्य भेद होते हैं स्वरों के। तो ध्वनि तो आप जानते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। मात्रा क्या होता है? मात्रा, जितनी मात्रा लगती है इनको बोलने में, इनको उच्चारित करने में जितनी भी मात्रा लगती है उसी को मात्रा कहते हैं। काल का तात्पर्य है समय से। काल का तात्पर्य है समय से, इनको बोलने में जितना समय लगता है उसे काल कहते हैं। इनके तीन भेद होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब ह्रस्व स्वर को अल्प या लघु स्वर भी कहा जाता है और इन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात आप एक मात्रा लगाते हैं इनको बोलने में, इसलिए इसको एक मात्रिक कहा जाता है। इनकी संख्या 5 होती है। दूसरा है दीर्घ स्वर। इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से एक मात्रा अधिक का समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक कहते हैं। और प्लुत स्वर, इनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। ये दोनों से एक एक मात्राएं अधिक लगते हैं इनको बोलने में, इसलिए इसे त्रिमात्रिक कहा जाता है। इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका प्रयोग मंत्रोच्चारण में होता है और किसी का नाम पुकारने में होता है। फिलहाल इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में ज़्यादा होता है, अब बहुत कम हो गया है। लेकिन हाँ, अगर आप दूर से किसी का नाम पुकारते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि आप प्लुत का प्रयोग ज़रूर कर देते हैं। अगर आप तेज़ी से किसी का नाम पुकारते हैं तो वहाँ ज़्यादा मात्रा का समय नहीं लगता है। लेकिन अगर आप किसी का नाम पुकारते हैं और देखते होंगे आप कभी किसी को बुलाते हैं तो या तो अंतिम वर्ड उसका, किसी के नाम का अंतिम वर्ड ज़्यादा देर तक बोलते हैं या फिर पहला जो वर्ड होता है उसको ज़्यादा देर तक बोलते हैं। तो जो ज़्यादा देर तक वर्ड बोला जाता है उसी को प्लुत कहा जाता है। अगर आप कोई गाना गाते हैं तो आप देखते हैं कि अंतिम वर्ड के पीछे एक एस की तरह कुछ बनाया रहता है। आप उसको यही मान लेते हैं कि जो अंतिम वर्ड है उसी को ज़्यादा देर तक कहना है। इसी प्रकार होता है प्लुत, इसी को कहते हैं प्लुत, कि जो भी वर्ड होता है जिसके पीछे ये लगता है उसी को ज़्यादा समय तक बोलना होता है, यही त्रिमात्रिक होता है। आप स्वरों की संख्या 9 जानते हैं और यहाँ 13 बताया जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर परीक्षा में हमारे आए तो हम क्या लगाएंगे, 13 लगाएंगे या 9 लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये जो है इनका ये मूल होता है। ये वर्डों के ये जो स्वर हैं, स्वरों का मूल स्वर जो होता है वो यही होता है। तो इसका जो दीर्घ है वो आ है, इसका दीर्घ ई का दीर्घ ई है, उ का दीर्घ उ है, री का दीर्घ ऋ है और री का दीर्घ नहीं होता। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है आपके परीक्षाओं में कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं बनता, तो आप कहेंगे री। अ के और भी कई भेद होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर इनका विभाजन किया जाए तो देखेंगे उदात्त होता है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, स्वरित होता है।
अब उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है, स्वरित क्या होता है, तो इसके विषय में कह सकते हैं कि उच्च स्थान से बोला जाएगा तो उदात्त होगा, और जब निम्न स्थान से बोला जाएगा तो अनुदात्त होगा, और जब उच्च और निम्न दोनों अर्थात मध्य से बोला जाएगा तो वो स्वरित होगा। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी स्वर हो, चाहे वो ह्रस्व हो, दीर्घ हो या प्लुत हो, वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हो सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि सारे वर्ड ह्रस्व या दीर्घ नहीं होते, परंतु कोई भी स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो सकता है। तो आपने ये जाना कि कोई भी स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो सकता है। तो देखते हैं कि अ का भेद किस प्रकार से 18 हो जाता है। तो आपने अभी पढ़ा कि अ का ह्रस्व भी बन सकता है और दीर्घ भी बन सकता है, प्लुत भी बन सकता है, और उदात्त और अनुदात्त स्वरित भी बन सकता है। तो जो अ है, इसके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 बनेंगे। तो अब देखेंगे कि ह्रस्व को आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं, आप दीर्घ को भी 3 प्रकार से लिख सकते हैं, और आप प्लुत को भी 3 प्रकार से लिख सकते हैं। तो इन तीनों को 3-3 कितने हो गए, इन तीनों का 3-3 मिला के 9 हो गया। इन तीनों को 3-3 मिला के कितना हो गया, 9 हो गया। तो आपने देखा कि ह्रस्व को 3 प्रकार से लिख सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और दीर्घ को भी 3 प्रकार से लिख सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और प्लुत को भी 3 प्रकार से लिख सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो कितने हो गए, 3-3-3 9 हो गए। आपने अभी देखा कि 9 प्रकार के हो गए थे अ। अब ये जो 9 स्वर हैं, ये अनुनासिक और अननुनासिक दोनों हो सकते हैं। तो आपने 9 प्रकार देखा अ का, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में विभाजित कर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत को। अब देखेंगे ये जो 9 हैं, ये अनुनासिक और अननुनासिक दोनों हो सकते हैं। एक बार अनुनासिक होगा तो ये 9 हो जाएंगे, और एक बार अनुनासिक होगा तो ये 9 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये दोनों मिलकर 18 हो जाएंगे। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अनुनासिक किसे कहते हैं और अननुनासिक किसे कहते हैं। तो देखिए, अनुनासिक किसे कहते हैं, संस्कृत में इसकी एक परिभाषा दी गई है, नासिकामनुगतः अनुनासिकः, अर्थात नासिका से होकर निकलने वाले वर्ड का नाम अनुनासिक कहलाता है। अ पे चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। इसी प्रकार से आ पे चंद्र बिंदु लगा दिया जाएगा, और प्रत्येक वर्ड जो होंगे उन पे 9 प्रकार के जो आपने वर्ड बनाया है उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाएगा, वो अनुनासिक हो जाएंगे। और अननुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक को निरनुनासिक भी कहा जाता है। इसका संस्कृत में जो परिभाषा दिया है, ने अनुनासिक है, अनुनासिक है, अर्थात जो अनुनासिक नहीं है। जब कोई स्वर केवल मुख से बोला जाता है तो वे अनुनासिक कहे जाते हैं, निरनुनासिक कहे जाते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी वर्ड होता है उसके सामने जब नी लग जाता है तो वो नहीं का अर्थ निकाल, निरनुनासिक में क्या है, नहीं का अर्थ प्रकट हो रहा है। तो आपने अनुनासिक और निरनुनासिक के बारे में जाना। अब ये देख लेते हैं कि कैसे लिखे जाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। आप जो 18 देखे हैं, 18 प्रकार के अ को देखे हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके परीक्षाओं में इसको रिप्रेजेंट करके प्रश्न दे दिया जाता है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। देखिए, अ वर्ड के भेद, इनको आप निरनुनासिक, अनुनासिक दोनों कह सकते हैं, जैसा कि अभी आपको हम परिभाषा बताए हैं। और अनुनासिक होता है जो नासिका से होकर निकलने वाले वर्ड होते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जो नासिका से नहीं निकलते हैं, केवल मुख से निकलते हैं, उन्हें अननुनासिक कहते हैं। अब देखिए, इनके ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं, और इनका ह्रस्व जो होता है वो उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, स्वरित भी हो सकता है। दीर्घ भी उदात्त हो सकता है, अनुदात्त हो सकता है, और स्वरित हो सकता है। तो देखिए, जो उदात्त होता है वो, देखिए जो उदात्त होता है उसका ह्रस्व इस प्रकार से लिखा जाता है, दीर्घ इस प्रकार से, और अप्लुत इस प्रकार से लिखा जाता है। जो अनुदात्त होता है वो अ की तरह लिखकर नीचे एक लाइन खींच दी जाती है, वो अनुदात्त को रिप्रेजेंट करता है। अब दीर्घ के नीचे ही एक लाइन खींच देंगे तो वो हो जाएगा अनुदात्त हो जाएगा। प्लुत में भी इसी प्रकार आप करेंगे कि नीचे लाइन खींच देंगे तो वो अनुदात्त हो जाएगा। और जो ह्रस्व है इसको आप क्या करेंगे कि अ लिख कर आप इसके किनारे पे एक डैश लगा देंगे, ऊपर आप ऊपर एक डैश लगा देंगे, ये क्या हो जाता है, स्वरित हो जाता है।
इसी प्रकार आ के साथ करेंगे, इसी प्रकार अप्लुत के साथ भी लिखेंगे आप, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आपको ज़्यादातर किताबों में नहीं मिलेगा देखने के लिए, हो सकता है मिल भी सकता है, लेकिन आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। उच्च स्तरीय प्रश्न बनाना होगा तो इस प्रकार से दे सकता है कि ये इस तरह से आपको चिन्ह दे देगा और कहेगा ये कौन से स्वर हैं, और ऑप्शन में आपके दे देगा अनुनासिक, प्लुत, स्वरित, और एक में दे देगा अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त, ह्रस्व। तो आप अगर जाने रहेंगे और पढ़े रहेंगे अच्छे से तभी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होती हैं तो बहुत पछतावा होता है अगर परीक्षा में एक भी प्रश्न छूट जाते हैं तो। इसी प्रकार अनुनासिक को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सभी चिन्हों के द्वारा। आपने अ वर्ड का भेद देखा, व्युत्पत्ति के आधार पर हम देख लेते हैं स्वर के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद दो होते हैं, एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वर को संध्य स्वर भी कहते हैं और इसे मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। ये मूल स्वर जो होते हैं ये पांचों होते हैं। आपने अभी देखा कि री का जो होता है ये दीर्घ नहीं बनता, और री का दीर्घ जो होता है प्रचलन में नहीं है, बहुत कम प्रचलन में आता है, धीरे धीरे वो लुप्त हो जाएगा। री को इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो ये पांचों मूल स्वर हैं, इन्हीं से अन्य स्वरों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात ये जो संधि स्वर बने हैं ये मूल स्वरों से ही मिलकर बने हैं। अब देखिए कि संधि स्वर क्या होते हैं, तो कह सकते हैं कि संधि स्वर दो वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं। तो संधि स्वर की संख्या कितनी है? 8 है। संधि स्वर को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, ये चारों सवर्ण होते हैं, और ये गुण स्वर होते हैं, और इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। आपने आज स्वर का भेद पढ़ा। आगे की कक्षा में हम व्यंजन पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो अवश्य पूछें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।